हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन पे। तो आप सभी बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे बच्चों, बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे थे। देखिए आप थोड़ा सा कुछ ऐसे फंक्शन भी थे, कुछ ऐसे काम थे जो थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग अब पूरी तैयारी करके बच्चों आ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए सारी चीज़ें, आज एक वीडियो, अभी तक 2 वीडियो अपलोड कर देना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया। चलिए कुछ काम भी आ जाते हैं यार, कोई नहीं। तो अब लेकिन हम लोग पूरी एकदम तैयारी से सब कुछ आ चुके हैं। अब देखिएगा, कुछ भी लापरवाही नहीं करना है। बच्चों का रिस्पांस सच में बहुत अच्छा आया। अब बच्चे तो ऐसा बोले सर आप 20 घंटा पढ़ाइए, हम 20 घंटे पढ़ने के लिए तैयार है। नहीं, 20 घंटा नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ 10 से 12 से 14 घंटे बच्चों पढ़ना है। पूरी तैयारी एकदम अच्छे से हम कर लिए हैं। आपको कुछ भी नहीं परेशान होना है, कुछ भी नहीं सोचना है। बिल्कुल एकदम ट्रस्ट करके बस 5 दिन आप मेरे साथ तैयारी कर लीजिए। फिर अभी तक साइंस आप क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जितना पढ़ाएंगे उतना अगर आप पढ़ लेते हैं, सच में आपका नंबर बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, 60+ बच्चे बोल सकते, 60+ आ जाएगा, 60 में बच्चों 70 में 70 आ जाएगा। बस जो चीजें बताएंगे वो आपको गलत नहीं करना है। जैसे फिजिक्स में आप यूनिट गलत नहीं करना है, मतलब मात्रक नहीं गलत करना है। सारी चीजों को एकदम अच्छे से लिखना है। केमिस्ट्री में आप रिएक्शन, अभी जो हम समीकरण संतुलित करना सिखाएंगे बैलेंस वाला, उसको गलत नहीं करना है। बायोलॉजी में आपको फिगर नहीं गलत करना है। सारे पार्ट के जो भी, जैसे हम लोग पाचन तंत्र पढ़े, कुछ भी पढ़ेंगे उस फिगर में आपको सारे पार्ट का आपको नाम जरूर लिखना पड़ेगा। तो कुछ चीजें अगर आप अच्छे से अगर ध्यान लेते हैं तो आपकी कुछ भी गलतियां नहीं होगी, आपको सच में बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। 68 नंबर पिछले साल आया है, ठीक है, मेरे पढ़ाने से ही 68 नंबर 70 में आया है। तो बच्चों इस साल आप 70 में 70 100% ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप सभी वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, इसके बाद अभी अपने दोस्तों तक तुरंत शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि ये फायदा हर किसी को मिल पाए, आपको अकेले नहीं। ज्ञान जितना आप बच्चों बांटेंगे ना, उतना ज्यादा आपको ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, हम बांट ही तो रहे हैं, देखिए धीरे धीरे चीजें बढ़ी तो रही है ना। ठीक है, तो और आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अब कुछ सोचना विचारना नहीं है, जल्दी से 1000 कंप्लीट करा दीजिए। कल तक आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, सारे बच्चों को 1000 कल जरूर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है ना, ये आपकी जिम्मेदारी हम देते हैं। कल हर किसी, मतलब कुछ भी हो जाए, कल 1000 आपको कंप्लीट कराना है। कल, आज से कल तक में यह है, जिससे आप जहां जहां आप सब्सक्राइब कराइए, कल 1000 हो जाना चाहिए। फिर हमें भी बहुत ज्यादा इंतजार है कि हम आपके सामने फेस टू फेस एक दिन मिलते हैं, हम लोग बड़े वाले बोर्ड पे। और फिर बच्चों 1000 कंप्लीट होने पर हम लोग फिर केक काटते हैं एकदम जबरदस्त, फिर बहुत मजा आने वाला है। फिर हम लोग केक काटेंगे। ठीक है, लाइव तो बस समझ लीजिए 1 मार्च से हम लोग लाइव पढ़ने लगेंगे। हो सकेगा अगर सारी तैयारी, पूरा नेट वगैरह सब कुछ लग गया, वाईफाई, तो हम लोग मार्च से लाइव पढ़ेंगे शाम को हम लोगों को क्लास। हाँ, और बच्चे आज बोल रहे थे, मैसेज कर रहे थे, एक बात और मैसेज कर रहे थे बच्चों की, सर पेपर सॉल्व करा दीजिए, जो पेपर हो रहा है। बच्चों कोई नहीं, देखिए आप सारी चीजें देखिए, मैं सारा पेपर निकलवा के रख लिया हूँ। ये देखिए सारा पेपर आपका नहीं लिया हम निकलवा, ये देखिए, ये तो अभी हम आपको सॉल्व कराएंगे, विज्ञान वाला है जो यूपी मस्पी, ये हम अभी सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो ये, लेकिन देखिए ये और विषय का, जैसे मैथ का है, ये देखिए, ये कुलदीप कुमार, देखिए हम ये पेपर क्या है निकलवा लिए हैं। ये पेपर हम, जो आप बच्चे ने भेजा था, हम इसको निकलवा लिए हैं। जिस दिन आपका पेपर खत्म हो जाएगा, 3 मार्च को, 4 मार्च को, 5 मार्च को, पूरा पेपर हम सॉल्व कराएंगे। कोई एक नहीं, पूरा, मतलब ये ऑब्जेक्टिव बस नहीं, पूरा एकदम जितना सेट मेरे पास आ सकेगा ना, 7 सेट होगा, 7 सेट हम सॉल्व करा देंगे। कोई टेंशन आपको नहीं लेना है, सारा सेट हम सॉल्व करा देंगे। अभी आप लोग पेपर दे के आइए, फेंक दीजिए पेपर को कहीं आराम से किनारे, कभी तू यहाँ पढ़ा रहा, जब तेरी जरूरत आएगी मैं तुझे ले लूंगा। तो आप इसमें परेशान होइए, अभी इसको छोड़िए, जो हो गया हो गया। जो आगे बचा है बच्चों, उस पर फोकस करिए। अब कुछ सॉल्व करने से गलत होगा सही होगा, फालतू दिमाग में टेंशन होगा, ये गलत हो गया उसके बारे में सोचेंगे, अब कुछ नहीं सोचना है। ठीक है ना, बस सीधे एकदम मन लगा के, जो सब्जेक्ट, अभी 3 सब्जेक्ट हैं हम लोगों को, अच्छे से उसकी तैयारी करिए। फिर सारा पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। पेपर सॉल्व करने में क्या रखा है, जो ऑफलाइन वाले हैं एक दिन आइएगा, कोचिंग में पूरा करा देंगे, और बाकी जो ये ऑनलाइन वाला है पूरा हम लोग अपलोड करके डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लीजिए, हम लोग सारा चीज तैयारी कर चुके हैं। ये वाला यूपीएमएसपी हम देखिए निकाल के लाए हैं 2022-23, इसको भी पूरा पेपर को हम सॉल्व कराएंगे, पूरा ला दिए हैं जितना पेज आपका है सब कुछ। ठीक है, तो ये बात हो गई हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे सर मेरे लिए क्या करेंगे, आपके लिए भी सारी चीज हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारा नोट्स सब कुछ एकदम अच्छे, सब आपके लिए भी है। एक वीडियो इनकी मिलेगी, एक वीडियो आपकी मिलेगी। आपको कम से कम 3-4 वीडियो आपको भी देंगे, और हिंदी मीडियम की थोड़ी सी ज्यादा वीडियो रहेगी। आप थोड़ा सा समझदार बच्चे होते हैं, तो कोई बात नहीं, दोनों को हम लेकर चलेंगे साथ में, क्योंकि अपने पास बहुत सारे बच्चे थे, तो आपको घबराना नहीं है, दोनों को हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आप सब एकदम अपना काम करते रहेंगे। हम लोग शुरू करते हैं। आज अपना टॉपिक क्या है, फिजिक्स, जो हम पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले बच्चे बोले थे कि हम 1 शॉट रिवीजन, जैसे अभी आपको हम बताया था, जो वीडियो में डाले थे, कि सबसे पहले क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग सारे चैप्टर के पहले हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग बच्चे केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। आज हम लोग पूरा फिजिक्स कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, कल हम लोग केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, एक दिन हम लोग बायो को पढ़ेंगे, एक दिन नहीं लगेगा, आधा दिन ही लगेगा। फिर 2 दिन बचेगा, उसमें हम लोग पूरा रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, जितना आपको इससे पहले
वाली वीडियो में पूरा स्ट्रेटजी बता चुके हैं, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, 200-250 बच्चे देख चुके हैं और उसमें आप देख लेंगे क्या क्या हम करने वाले हैं। हम लोग सीधे यहाँ पर अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, बहुत सारी बातें हो गई। तो देखिए लिखा है क्लास 10th साइंस बोर्ड एग्जाम 70/70 दिलाने की 100% गारंटी, 69 नहीं होने वाला है। बस 3 चीज आप ध्यान रखेंगे जो बताए हैं, एक तो यूनिट सही लिखना है, एक बैलेंस सही करना है, एक फार्मूला फिगर आपको बायोलॉजी में और उसके सभी अंगों के नाम स्पष्ट लिखना है, बस और कुछ नहीं। फिर आप 100% 70/70 दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। 27 फरवरी को आपको एग्जाम है, कोई टेंशन नहीं, मस्त देकर आएंगे, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। ये कह रहे हैं तो ऐसे नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, हम आपको दिखाने वाले हैं। बस एक दिन 1-2 वीडियो, ये वीडियो अभी आप देख लीजिएगा, आपको खुद ही लग जाएगा, बिल्कुल सही बात है, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता, कितने महत्वपूर्ण है। अब आप देखेंगे हमको इस वीडियो में पढ़ना क्या क्या। आइए वीडियो पूरा लास्ट तक आप देखा करिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। सारी चीजें, प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम, सारे महत्वपूर्ण चीजें हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम है, इसके बाद जस्ट हम लोग इंग्लिश मीडियम की बनाएंगे, कोई घबराना नहीं है, सबको दोनों मीडियम लेके चलेंगे। प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम, प्रतिबिंब और उसके प्रकार, ये चीजें पढ़ेंगे। यहां से बच्चों आ सकता है पिछले साल भी 2-3 साल से लगातार रिपीट कर रहा है। यहां बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं अभी बताएंगे। जब बच्चे पूछता है प्रकाश के परावर्तन बताइए, तो बच्चे उसके नियम लिख देते हैं। अरे ऐसा क्यों करते हो भाई, नंबर नहीं मिलेगा, भले आप 2 पेज लेके आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चीजें पूछा जाएगा, क्योंकि जो पैटर्न हो गया, एनसीईआरटी हो गया, यूपी बोर्ड नहीं रह गया, कॉपी चेक होती है स्टेप पे, सारा सिस्टम बदल चुका है, ठीक है ना। आप अभी 10 साल पीछे जी रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अगर प्रकाश का परावर्तन पूछेगा तो परावर्तन ही लिखना है, लेकिन जब बोलेगा प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए, तब बच्चों नियम लिखना है। जब हम ऑफलाइन में ये लेते थे, अपना टेस्ट लेते थे ना, जब परावर्तन में पूछता था तो बच्चे नियम लिख देते थे, जब नियम पूछता था तो ये लिख देते थे। ऐसी गलती आप 9 में भी कर चुके हैं। जी तथा जी में संबंध पूछता था तो अंतर लिख देते थे, अंतर पूछता था। बच्चों बहुत डिफरेंस होता है। अगर हम आपका और अपना संबंध पूछता, आप कहेंगे सर आप मेरे टीचर हैं, अच्छे वाले टीचर, और हम आपके क्या हैं, प्यारे से स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। बस यही तो संबंध है, और तो अब तो आप कुछ भी संबंध जोड़ सकते हैं, लेकिन जो रियल संबंध है यही है। लेकिन हम पूछे कि सर आप पूछते हैं सर आप में हमारे भी क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, तो आप बोलेंगे सर आप इस कलर का कपड़ा पहने, हम ऐसे पहने हैं, ये ऐसे, मतलब बहुत कम से कम 1 करोड़ जितना बहुत ज्यादा अंतर दिख सकता है बच्चों, ये अंतर होता है। तो बहुत सारी चीजों में डिफरेंस होता है। आप ऐसे नहीं कि सारी चीजें एक ही समझ लेते हैं, लेकिन कोई नहीं, अभी आप छोटे हैं, नहीं समझ सकते, धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे, ठीक है। प्रतिबिंब, उसके प्रकार, गोली दर्पण संबंधित परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 परिभाषा यहां से जरूर पूछी जाएंगी, अभी हम लोग देखने वाले हैं। वक्रता, त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस आपका फोकल लेंथ, ये हम लोग पढ़ेंगे। वक्रता, त्रिज्या था फोकस दूरी में संबंध, इस पे ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आपको दिखेगा तो दिखेगा जरूर। अगर आर दिया रहेगा, आपको एफ निकालना होगा, एफ बराबर r/2, अभी हम लोग पढ़ेंगे। अवतल दर्पण था, उत्तल दर्पण आप प्रतिबिंब खींचने के लिए 4 नंबर यहां से आना फिक्स है। वर्णनात्मक प्रश्न में आप कहते हैं सर आप ऐसे बताते हैं, अभी बच्चे कमेंट किए थे कि लगता है सर आपने ही पूरा पेपर आपको पता चल जाता है क्या। नहीं बच्चों, पता नहीं चलता। 10 साल से सर पढ़ा रहे हैं आपके, 10 साल से मैं जब मैं 11th में पढ़ता था तब से मैं पढ़ा रहा हूं। तो क्या होता है, सारी चीजें इतनी बार वो मतलब सब चीजें एक आइडिया लग जाता है। जब आप भी कोई चीज अगर 2-4 बार पढ़ लेते हैं, तो आपको जैसे 9th में आप खुद बता सकते हैं, जैसे 8 में आप खुद बच्चों अपने भाई को बता सकते हैं ये आ सकता है, आप पढ़ लो, ये अनुभव हो जाता है आपके पास। जो चीजें एकदम कंसंट्रेटली अगर जो पढ़ा रहा है या पढ़ रहा है, तब ऐसे नहीं कि कहीं इधर से सारी चीजें। चिन्ह परिपाटी, ठीक है, तो ये नहीं घबराना है, सारी जो बता रहे हैं सारे बहुत अनुभव, बहुत एक्सपीरियंस, और सारी चीजें अंसाल वगैरह पूरा ढूंढ के सब कुछ तब जाके आपको कराया जाता है। ऐसे नहीं बस कहीं से आए सीधे से करा दिए, नहीं। फिर हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण प्रतिबिंब खींचने के नियम, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी, यहीं से क्लियर हो जाएगा, इसलिए इसको पढ़ाना डायरेक्ट। अगर न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं ना, कुछ मेरे बच्चों को नहीं पता है, अभी बच्चे कॉल किया था सर न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से कराइएगा, फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत प्रॉब्लम। आप क्यों टेंशन लेते हो यार, आपके सर फिजिक्स के ही टीचर हैं, ठीक है, घबराना नहीं। आज आपको बता रहे हैं कि सर आपके फिजिक्स ही पढ़ाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। 12th 11th 12th की भाई बायोलॉजी देखो नहीं आती है, क्योंकि हम लोग साइंस साइड से थे भाई, हम लोग बीटेक इंजीनियरिंग किए हैं यार, तो कैसे आ सकती है। लेकिन जो हाई स्कूल लेवल तक कोई दिक्कत नहीं सारे सब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो ये है रेखीय आवर्धन, ये हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, ये भी इस पे भी एक न्यूमेरिकल आता है। जब आएगा तो इस पे 6 नंबर पाएगा, ये आएगा 6 नंबर का 100%, या फिर ये आएगा 6 नंबर का, या फिर फिजिक्स में 6 नंबर कोई मोटर वाला आएगा, यहां से ये क्वेश्चन आएंगे, अभी बताएंगे। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग 2 नंबर का यहां से भी आना फिक्स है, हर साल आता है। और कंप्लीट न्यूमेरिकल, जो कि जबरदस्त हम लोग एकदम, इस न्यूमेरिकल में तो ऐसा न्यूमेरिकल भाई करा देंगे ना, जीवन में आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। 10 तो बात छोड़ो, जब तक आपका जीवन रहेगा कभी भूल ही नहीं सकते, हम लोग ऐसा न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है।
इसी प्रकार हम लोग लेंस में भी सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग आज शुरुआत ही कर देते हैं, ठीक है, सीधे एकदम जबरदस्त शुरू ही करते हैं। प्रकाश का यहाँ से शुरू करते हैं, सारे टॉपिक तक आपको लेके चलते हैं। आधा घंटे की वीडियो में सब कुछ पूरा पढ़ा दे, कुछ छूटने वाला नहीं है। हाँ, और जिसको बच्चों पीडीएफ चाहिए, जिसको पीडीएफ चाहिए सीधे कमेंट करेंगे या फिर आप इस नंबर पे सीधे व्हाट्सअप कर लेंगे। इस नंबर पे बिना कुछ सोचिए, ये नंबर तो बहुत सारे बच्चों को सच में याद हो गया है। अपने यहाँ मतलब जितने चैनल बच्चे जुड़े हैं सब मतलब सबको याद हो चुका है। इतना सिंपल सा नंबर है, ये नंबर पूरे जगह इतना जबरदस्त फैल गया जैसे एकदम पूरा, ठीक है। आज एक बच्चा मिला, गए थे जब इसको हम निकलवाने, तो एक बच्चा मिलता है, कहता है कि सर ये एक सुपर साइंस कोचिंग है सर, हम लोग ऑनलाइन क्लास देखते हैं। हम कहा हाँ है, कहीं एक सर पढ़ाते हैं, नाम भी बताया सर का, कहा सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हमसे बात कर रहा था, खुद ही नहीं पता था कि यही सर हैं। तो वो जो दुकान वाला था कहता अरे यही सर हैं, कहता सर आप ही हैं। हम कहे हाँ भाई, कहता आप दिखते नहीं, मतलब चेहरा नहीं दिखता नहीं, इसीलिए नहीं पता है, लेकिन सर ठीक है, हम लोग सर आपसे बहुत मतलब अभी जुड़े हैं, करीब 5-7 दिन हो गया, लेकिन सर बहुत मजा आता है पढ़ने में। तो ये चीज़ है। तो बच्चों हम चाहते भी नहीं मतलब हम फेमस हो, बस हम ये चाहते हैं कि बस आपको अच्छा कंटेंट मिले। कंटेंट से मेरा कोई समझौता नहीं हो सकता, ठीक है। और बस हम सारी चीज़ मतलब ये चाहते हैं, बस कोचिंग, बस सुपर साइंस मतलब आपके मन में आए, आप सुपर साइंस को हर लोग जाने, हमें कोई नहीं जाने। हमें कोई चुनाव थोड़ी लड़ना है कि हम फेमस होना चाहते हैं, नहीं। इसीलिए इस साल हम सोचे कि अपना कोई फोटो नहीं लगवाना है, प्रचार मतलब कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल एकदम सारी जो एकदम हम लोग कंटेंट पे पूरा फोकस करेंगे। जो बच्चे आए उनको इतना अच्छा सब कुछ मिले, एक भी बच्चा क्लास में रहे तब भी उसको इतना अच्छे से पढ़ाया जाए जैसे कि हमारे क्लास में 100 बच्चे रहते हैं। बस ये मेरा टारगेट है कि अपने क्षेत्र का हर एक बच्चा इतना अच्छा पढ़ लेना, पैसे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शिक्षा में उसको समझौता नहीं करेंगे हम। ये हमारा ध्येय शुरू से ही है, अंत तक रहेगा। जब तक ये कोचिंग रहेगी, जब तक आपका सपोर्ट रहेगा, तब तक ये हमारा विजन रहेगा और 100% हम सब मिलकर इस विजन को कामयाब करेंगे और होने से कोई रोक भी नहीं सकता, कुछ भी समस्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आइए शुरू करते हैं सीधे हम लोग प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन हम लोग कुछ चीजें हैं जो आपको नोट से सीधे हम लोग समझाएंगे, और कुछ चीजें बच्चों हैं जो आपको हम सीधे पीडीएफ दे देंगे। हम सारा चीज लिखा हुआ है, सब चीज लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए सारी चीजें रटी हुई है, सारी चीजें लिखी हुई है, पूरा नोट्स। ये देखिए पूरी नोट्स एकदम जबरदस्त है। आप मैसेज करेंगे, नोट्स हम सब बच्चों को पता भी होगा। ये देखिएगा प्रकाश का परावर्तन, सब चीजें पूरी नोट्स देखिए बनी हुई है, एकदम जबरदस्त तरीके से सारा चीजें बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ देख लीजिएगा आप लोग, सब कुछ बना हुआ है, पूरी फिजिक्स कंप्लीट है। देख रहे हैं ना मानो, सब कुछ बच्चों ये सब आपके लिए ही बनाया गया है, ठीक है ना। सब कुछ पूरा चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं। सारा जो बच्चे मैसेज करते हैं सर ये चैप्टर का, आप देखिए चैप्टर 4-5 मत बोला करें, हमको चैप्टर नहीं याद है, बस आप नाम बताइए सर, कार्बन यौगिक, जो भी चैप्टर आपको पीडीएफ चाहिए, पूरी साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कोई भी चैप्टर का पीडीएफ चाहिए, नंबर पर मैसेज करेंगे और बोलेंगे सर ये चैप्टर हमें चाहिए, नाम चैप्टर का, चैप्टर 4, 5, 6, 7 चैप्टर का नाम, कार्बनिक यौगिक, कोई भी चैप्टर, तुरंत आपको पीडीएफ 1 मिनट में आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगी, ठीक है। चलिए, लेकिन कोशिश करिएगा सब चीजें अपने से लिखने के लिए। शुरू करते हैं। आइए प्रकाश का परावर्तन, बच्चे देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है। आइए हम लोग यहाँ सीधे शुरू करते हैं, देखिए समझते चलते हैं, फिर हम आपको दिखा देंगे कैसे क्या लिखना है। जैसे मान लीजिए बच्चों ये हो गया आपका, 1 मिनट पेन ले लेते हैं वाले, जैसे आपका ये हो गया, कोई मान लीजिए ये प्लेन तल हो गया, ये इसको हम क्या कर देते हैं, इधर पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। तो अब मान के चलिए आपका ये प्लेन तल हो गया, अब ये पॉलिश हुआ है, ठीक है ना। 1 मिनट, आइए जैसे मान लीजिए ये प्लेन हो गया, इधर पॉलिश हुआ। अब बच्चों जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, आ गई, आप ये बचपन में किए भी होंगे, अब भी करते हैं क्योंकि आप बड़े शैतान बच्चे हैं कुछ लोग। तो देखिए क्या करते हैं, जैसे अब नाम नहीं लेंगे, चले कोई बात नहीं। ये देखिए मान लीजिए कोई प्रकाश की रे आ रही, कोई किरण आ रही, अब इस पॉलिश से बच्चों क्या होगी, ये टकराएगी, टकरा गई यहाँ से। टकराने के बाद क्या होगा, ऐसा तो नहीं है सारा इसका प्रकाश किधर जिस तरह से आया उधर ही चला जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। कुछ प्रकाश बच्चों इधर भी जाएगा और कुछ प्रकाश इधर भी जाएगा, ऐसा होगा ना, बिल्कुल होगा सर। तो जब ऐसा होगा तो आप जब किए होंगे शीशा वगैरह आप चमकाए होंगे, जरूर मार भी खाए होंगे पक्का, ठीक है। तो क्या होता है जब आपका शीशा, जब किरण आती है आपके शीशे में, तो क्या होता है डायरेक्ट जब आप लौट के जाती है तो जो सामने वाला इंसान जो खड़ा होता है उसके आंख में पूरा प्रकाश तो नहीं जा सकती। अगर पूरा बच्चों जाएगी ना तो उसका आंख क्या हो जाएगा, फ्यूज होएगा, मतलब आंख एकदम खत्म हो जाएगी, तब तो आप जबरदस्त वाली मार खाएंगे। ऐसा नहीं होता, कुछ प्रकाश इधर भी जाती है, कुछ प्रकाश इधर भी चला जाता है, सही है। तो इसीलिए जो प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है, सुनिएगा, प्रकाश का परावर्तन जो होता है, नियम नहीं सॉरी, नियम तो बाद में पढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिश या चिकने तल से टकराती है, फिर से सुनेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिश या चिकने तल से टकराती है
तो टकराने के बाद पुनः वापस उसी माध्यम, मतलब या कह सकते हैं उसका अधिकांश भाग पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। अधिकांश भाग बच्चों इसलिए बोलेंगे क्योंकि ज्यादातर भाग इसी माध्यम में लौटेगा, लेकिन कुछ भाग ना इधर भी लौटेगा, इधर भी लौटेगा, इधर भी लौटेगा, इधर भी लौटेगा, किसी भी माध्यम में जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम भाग, मैक्सिमम मतलब 50% से ऊपर, इसको मैक्सिमम मतलब आधा से ज्यादा। तो जब कोई प्रकाश की किरण, एक बार मेरे साथ फिर से सुनेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिश या चिकने तल से टकराती है तो टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग, या आप अधिकांश नहीं बोलना चाहते तो यही कह सकते हैं, पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस क्रिया को, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार मेरे साथ बच्चों और बोलेंगे, वीडियो को आप रोक के या फिर वीडियो चलेगा मेरे साथ आप बोलेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिश या चिकने तल से टकराती है तो टकराने के बाद पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया ना? ठीक है, प्रकाश का परावर्तन यही होता है। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिश या टकराती है तो उसका अधिकांश भाग पुनः वापस लौट जाता है, इसे प्रकाश का परावर्तन। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है। देखिए, नियम की बात करेगा तो बच्चों आप यहाँ पर इस फिगर को 100% बनाना पड़ेगा। अगर इस फिगर को नहीं बनाएंगे तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा। देखिए, ये बच्चों जो होता है ना, कोई तल होता है, अब ये प्लेन तल, कोई तल, कागज का तल, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये जो किरण आएगी ना इधर नहीं आनी चाहिए, तभी तो परावर्तन है। और जब आगे चला जाएगा तो उसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे, तब हम लोगों का अपवर्तन बोला जाएगा। अभी इसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे। टकराने के बाद जो लौट जाती है उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। लेकिन बच्चों जो किरण टकराने के बाद वापस चली जाती है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है, हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये जो हम लोगों का बिंदु हो जाएगा इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। ठीक है, बहुत आराम से, आप टेंशन मत लीजिए सर, इतना आराम से पढ़ाने समझ आ जाएगा। बस आप मेरे साथ जिस तरीके से हम बताएं उस तरीके से बस पढ़िएगा। मेरा अगर रूल आप फॉलो करते हैं, समय की कोई दिक्कत नहीं, किसी चैनल पर आपको नहीं देखना है, आप पूरे लाइफ का मेरे साथ विश्वास कर लीजिए बच्चों। 5 दिन सच में आपको देखिएगा, फिर आप कैसा मैसेज करते हैं। हम भी यहीं रहेंगे, आप भी यहीं रहेंगे, कुछ नहीं बदलने वाला है। ठीक है, तो आप देखिएगा, बस इंतजार कर लीजिए बच्चों 26-27 तारीख तक। फिर आपको जो कहना होगा आप कमेंट खुला रहेगा, हर चीज को आप कह सकते हैं। एक बार बस भरोसा दिखाइए बस। ठीक है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। तो देखिए, क्या हम आपको बता रहे हैं सिस्टम से, जैसे ही वीडियो डालेंगे इस वीडियो को आप एक बार वीडियो देखिए अच्छे से, एक बार वीडियो देख लीजिए एकदम नॉर्मल धीरे धीरे। इसके बाद आप चाहें तो 1.25 स्पीड में बढ़ाकर आप देख सकते हैं एक बार। आधे घंटे की वीडियो होगी, 35-40 मिनट की। इसके बाद आप बढ़ा के देख सकते हैं, और बढ़ाने के बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसके बाद इस ये जो लिखेंगे, इसको जो अपने से आप फिर लिखिए, या फिर जो हम पीडीएफ भेजेंगे उससे लिखेंगे, या फिर उससे पढ़िए, उसको 2-3 बार एकदम जबरदस्त पढ़ लीजिए। आपका 2 घंटा समय लग जाएगा। फिर हमारा जस्ट 2 घंटे बाद फिर वीडियो आ जाएगी 8-9 बजे रात के करीब, फिर आप उसको देखेंगे। फिर मेरी वीडियो 1-2 बजे रात में आ जाएगी, फिर इसको देखेंगे। फिर मेरी वीडियो 4 बजे आ जाएगी, फिर आप 2 घंटे, फिर मेरी वीडियो सुबह 9 बजे आएगी, फिर 12 बजे आएगी, फिर 2 बजे आएगी, फिर ऐसे ऐसे चलता रहेगा। दिन भर में 4 से 5 वीडियो मिलती रहेगी। जो गैप रहेगा, ये नहीं वीडियो देख के आपको सो जाना है, कुछ और करना नहीं। वीडियो देखने के बाद जस्ट अपने लग जाना है, मोबाइल को दूर रख के अपने कामों में लग जाना, सीधे अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, ताकि अगली वीडियो सर की आने से पहले जितना पीछे पढ़ाए हो पूरा हमारा कंप्लीट। ये आपका टारगेट होना चाहिए। छोटा छोटा गोल बनाओ ना, देखना सच में आपको लगेगा हाँ अभी मतलब मेहनत करने का हमें थोड़ा। और जब आप 10 में अगर इतना मेहनत करना सीख जाओगे ना, तो आगे तो यार 11-12 में तो फिर कुछ है ही नहीं। बेस तो बच्चों यही होता है, पहली सीढ़ी आपके जीवन की यही होती है, कक्षा 10। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, बस आप सभी एकदम जबरदस्त तैयारी शुरू कर दीजिए। बस ज्यादा नहीं, बस 12-14 घंटे पढ़ लीजिए, 6-7-8 घंटे सोइए, खाइए पिए मस्त। बस एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते में तो सब कुछ पूरा माहौल ही बदलने वाला है। देखिए, ये क्या हो गया आपतन बिंदु। ये हमारा जो बच्चों हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब। चलिए, अब इसके बाद जो भी किरण आती है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। आने वाली किरण को हमेशा बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जो किरण आती है उसे इंसिडेंट रे। लेकिन यहां से टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद जो किरण सीधे निकल जाती है उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इसे बोलेंगे परावर्तित किरण। सही है ना? आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब देखिएगा, ये बच्चों अभिलंब है, अब ये आपतित किरण है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसे हम बोलते हैं आपतन कोण। इसे इंग्लिश में बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण। ठीक है, अब अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण।
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये बोला जाता है। अब इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ जो पॉइंट होता है सर उसे आपतन बिंदु, जो लाइन खींचा जाता है उसे अभिलंब, जो किरण आने वाली होती है आती है उसे आपतित किरण, जो किरण टकराने के बाद चली जाती है उसे परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो भी कोण बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो भी कोण बनता है उसे हम बोलते हैं आर परावर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई इंटू आर। इतना बात अगर समझ में है तो नियम में कुछ नहीं रखा है, 2022 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, 2 नंबर में आया था। अगर आपको पता होगा तो अच्छे से आप लिख लेंगे, इसको जरूर बनाना पड़ेगा, पेंसिल ले जाइएगा, अच्छे से मस्त बनाइएगा, ठीक है। चलिए नियम देख लेते हैं, फिर से दोनों नियम बता देते हैं, फिर हम लोग इसको आपको दिखा देंगे। देखिए सुनिएगा मेरे साथ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, एक बार फिर से बोलेंगे मेरे साथ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। वह तल बच्चों कोई भी हो सकता है, कागज का तल हो सकता है, हमारे हाथ का तल हो सकता है, आपके दीवार का तल हो सकता है, कोई भी तल हो सकता है, लेकिन ये एक ही तल में स्थित होंगे, तीनों एक ही जगह पे एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। एक बार रिपीट करते हैं, फिर हम लोग चलते हैं नियम नंबर 2 पे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नियम नंबर 2, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, जो एंग आई होगा वो कोण आर के बराबर होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। खत्म हो गया, 2 नंबर मिल गया आसानी से, ठीक है ना। ये देखिए फिगर हम बनाए हुए हैं, ये फिगर आप देख सकते हैं, सारा नोट्स मेरे पास है। आई आपतन कोण, इंसिडेंट रे, ये परावर्तन कोण, कोई दिक्कत नहीं, सारा कुछ हम लोग लिखे हुए हैं एकदम जबरदस्त तरीके से, ठीक है ना। ये परावर्तन हो गया, और परावर्तन के नियम ये देखिए, परावर्तन लिखा हुआ है, आपतित किरण जाने वाली परावर्तन, ये देखिए ये सारी चीजें नोट्स में, ये देखिए हमारा लिखा आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, सब कुछ हम लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बच्चों आराम से बस समझने फोकस रखिए, पीडीएफ सब रखा है, सब किताब में लिखा है, सब सीरीज में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पढ़ा हुआ है, यहीं पढ़ा रह जाएगा। मेन फोकस रखना चाहिए समझने का, हम इसी विश्वास करते हैं, और जितने हमसे जुड़े हुए बच्चे हैं सब इसी विश्वास रखते हैं, रटने में कोई हमारा विश्वास नहीं होता, हर चीजें हम फैक्ट से समझते हैं, फैक्ट से पढ़े हैं, फैक्ट समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं सीधे हम लोग अपने टॉपिक पर। अगला हम लोगों का टॉपिक है प्रतिबिंब और उसके प्रकार। चलिए सीधे हम लोग आ जाते हैं प्रतिबिंब पर। प्रतिबिंब क्या होता है समझिएगा, अभी हम लोगों को टॉपिक बहुत सारी चीजें पढ़ना है, बातें हम नहीं करना, सीधे सीरियस हम लोग पढ़ेंगे 1 घंटे, इसके बाद बातें करेंगे। प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, अब यहाँ कोई एक ठो जानो आदम आप खड़े हैं, ये बच्चा है पीयूष, ठीक है, चलिए उसका नाम ले लेते हैं, बहुत शैतान बच्चा, बहुत मैसेज करता है, ये बच्चा है पीयूष, ये ठीक है ना। ये देखिए अब ये पीयूष यहाँ पे खड़ा है, और मान लीजिए यहाँ से क्या होगा, किसी बिंदु से कोई, ये मान लीजिए बिंदु ए हो गया, और ये बिंदु क्या हो गया, बी हो गया, 2 बिंदु हो गया। अब वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण, यहां से मान लीजिए प्रकाश किरण चलेगी, तो अब ये मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है ना, तो यहाँ परावर्तन होगा, क्या होगा, परावर्तन होगा। तो परावर्तन के पश्चात, ठीक है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर या फिर मिलती है, अब देखिए 2 चीजें होती हैं इसमें, अभी हम लोग पढ़ते हैं दर्पण में, दर्पण आप पढ़े होंगे, अवतल दर्पण में जब कोई चीज होती है ना तो क्या होता है, मिलती है, रियल वास्तविक, मतलब ये वास्तव में मिलती है। लेकिन बच्चों जब उत्तल में बात होती है ना तो वहां भूत वाला मैटर आ जाता है, ठीक है ना। जैसे आपके घर में कभी कुछ रखा रहता है और ऐसे हिलता रहता है, तो आपको लगता है देखो पता नहीं वहां कोई है नहीं, फिर भी हिल रहा है, इसका मतलब है कि उत्तल है, क्या है, उत्तल है, मतलब वहां आभास हो रहा है, हमें फील हो रहा है, वो हमें ये जहां भी अगर फील की बात हो, मतलब हमें प्रतीत होती है, अगर बात करें तुरंत समझ जाइए उत्तल, और जहां वास्तव में चीजें बात करें वहां क्या होता है, अवतल। अभी हम लोग इसको आगे समझेंगे। तो चलिए एक बार मेरे साथ परिभाषा की बात करेंगे, तो वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु को प्रथम, मतलब दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर सुनिएगा, रटा देंगे, याद करा देंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में क्लियर समझ, तभी बोल रहे हैं ना, एक बार धीरे देखिएगा और स्पीड में एकदम बढ़ा के देखिएगा, खूब तेज तेज, ठीक है। कोई सुने तो सोचे कि मतलब ये क्या क्या कर रहे हो, ये ऐसे 2 बार देखें एकदम रट जाएगा, आपको भी एकदम याद हो जाएगा। फिर से, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर या वास्तव मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार का, एक होता है बच्चों वास्तविक, जिसे हम बोलते हैं रियल इमेज, और दूसरा हम बात करते हैं तो इसे हम बोलते हैं आभासी, जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वास्तविक क्या होता है, वास्तविक होता है कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में प्रतीत होते हैं। जब रियल मतलब ऐसा हाँ कि जा रही है,
लेकिन ये से वास्तविक, लेकिन जब हम बात करें कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, मतलब इसकी फोटो ली जा सकती है, जैसे हम आपकी फोटो खींची जा सकती है, लेकिन जो हमारा आभासी होता है तो उसमें केवल जाती हुई प्रतीत होती है, उसका फोटो वोटो नहीं लिया जा सकता। पुराने जमाने में एक निगेटिव आता था, आप लोग देखो उसमें सब भूत जैसा दिखता था, वो हमारा आभासी होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इतना मोटा मोटा समझ लिए, ये हो गया, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हो गया, बताना मेरा काम था। आगे देखते हैं गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, ये बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लेते हैं, 5 मिनट में सारी परिभाषाएं निपटा देंगे। ठीक है, देखिए एक हम लोग सबसे पहले बनाते हैं चित्र। ये है अवतल दर्पण। सर क्या होता है अवतल दर्पण? वह दर्पण जिसके बाहर पालिश हो, उसका परावर्तन अंदर, मतलब रिफ्लेक्टिंग एरिया अंदर से, जो भी कुछ किरण आए जाए कुछ भी करे, अंदर से बाहर पालिश हो गया तो पालिश हो गया, अब बाहर कुछ नहीं जा पाएगा, खत्म, समझिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ना? देखिए अब इसके बाद बच्चों ये देखिए परिभाषाएं, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे पी, यहाँ क्या लेते हैं पी, यहाँ लेते हैं एफ, सॉरी यहाँ क्या लेते हैं एफ, यहाँ क्या लेते हैं सी, समझिएगा। एक ही फिगर में पूरा परिभाषा समझा देंगे। पहले हम लोग बोलते हैं पी को हम लोग बोलेंगे पोल, जिसे अंग्रेजी में, अंग्रेजी वाले हिंदी वाले पढ़ते हैं इसे पी से प्रदर्शित, पी से प्रदर्शित, पी से, अरे बच्चा काहे रटते हो, डायरेक्ट पोलर रट लो ना, POLI ये रट लो, तो पी से प्रदर्शित वाला रटना ही नहीं पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम वाले नहीं रटते, क्योंकि उनको पता है जो अंग्रेजी उसका पहले अच्छा डिनोट, कोई भी चीज़ डिनोट किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हिंदी मीडियम वाले क्या करते हैं, अब उनको पोल नहीं रटेंगे कि हमेशा के लिए याद हो जाए, क्योंकि हमको BSc पता है कि यूपी में कोई भी पढ़ाई इंटर के बाद हिंदी में नहीं है, सारी पढ़ाई कुछ भी अगर आप करना है, अगर यूपी में आप पढ़ोगे बच्चों, कुछ भी पढ़ाई करना है तो आपको इंग्लिश में ही सारी पढ़ाई, BSc करो, BTech करो, कुछ भी करो, डिप्लोमा करो, सब कुछ इंग्लिश में है। लेकिन वही अगर आप MP चले जाओगे ना, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर वहाँ तो सब कुछ हिंदी है, फिर मज़ा आ जाएगा, चले जाना, ठीक है, वहाँ से कर लेना। लेकिन यूपी में अगर रहोगे तो इंग्लिश करना ही पड़ेगा, इंग्लिश छूटने वाला नहीं है। प्राइवेट करो, रेगुलर करो, कुछ भी करो, इंग्लिश में ही। तो अभी से इंग्लिश पढ़ो, फिर पता चला दिक्कत, जैसे हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई थी, सबको होती है। तो इसलिए पी से प्रदर्शित करते ये न रटना है, बल्कि ये रटना है POLI पोल। पोल मतलब ध्रुव, कौन वाला, वो वाला नहीं, ये ध्रुव मतलब हमारा वाला, वो नहीं कि पता चला ध्रुव तारा। तो पी देखिए, अब इसका डिफिनीशन, फिर हम लोग फोकस को पढ़ेंगे, फिर हम लोग वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, सारी चीज पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं पी क्या होता है, समझिएगा। हम लोग डिनोट भी कर देंगे, अभी सब कुछ बताते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, क्या है मध्य बिंदु, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। बात खत्म हो गई। अब हम लोग आगे बात करें, ध्रुव के बाद मुख्य अक्ष, ये होता है पूरी लाइन क्या होती है, मुख्य अक्ष की लाइन होती है। तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, ये सी क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, रेखा, दूरी ना बोलिए, दूरी बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। दूरी मतलब अभी हम लोग बात करेंगे, उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, दूरी ना। एक बच्चा बोल रहा है सर दूरी, दूरी नहीं, उनके मिलाने वाली रेखा, दूरी और रेखा में अंतर है, रेखा अलग है, दूरी अलग है, ठीक है। तो फिर से सुनिएगा, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम गोली दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, इसे CP से प्रदर्शित करते हैं। अगला बात बोलेंगे, आगे चलेंगे तो चीज समझ में आया। ध्रुव, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, बोलिएगा, मुख्य अक्ष बोलते हैं। आगे मुख्य फोकस 100% आएगा, अगर कोई डिफिनीशन आएगी मुख्य फोकस आएगी, मुख्य फोकस आना फिक्स है, कोई भी डिफिनीशन आएगी इसमें से गोली दर्पण संबंधित परिभाषा में मुख्य फोकस, सुनिएगा ध्यान से क्या होता है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष इसके समांतर, किसी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, किसी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, अरे भाई यहाँ टकराएगी ना, टकराएगी तो क्या होगा, परावर्तन ही तो होगा। तो ठीक है, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, वास्तविक, या लिख देंगे अवतल। जाती है मतलब अवतल, वास्तविक, या तो जाती हुई प्रतीत होती है, वहां लिख देंगे उत्तल, या ब्रैकेट में आभासी। ये सब पॉइंट ऐसे हैं जिससे कि नंबर एग्जामिनर डायरेक्ट प्रभावित होता है। अच्छा, मतलब ये बच्चा हटके थोड़ा सा पढ़ा है, ठीक है। अगर आप सुपर साइंस में पढ़े हैं फिर ऐसे ही पढ़ेंगे, और नहीं तो फिर कुछ भी पढ़ लेंगे। देखिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं, फिर हम लोग परिभाषा खत्म। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, इसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। खत्म।
वक्रता केंद्र क्या होता है सुनिएगा, उस गोले के केंद्र को, कौन सा केंद्र सर जी, ये केंद्र है बच्चों, मतलब ये देख लिए केंद्र मतलब केंद्र बीच में, तो इसके इधर भी आधा, आधा भाग इधर, दो पार्ट हो गए ना, तो यही तो बोलेंगे उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है, एक भाग इधर एक भाग इधर, उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। सही है। आगे वक्रता त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या को, इतना आसान परिभाषा देखिए बता रहे हैं, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, केंद्र है बीचों बीच कर दिए, एक भाग इधर एक भाग इधर, उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है वक्रता केंद्र, उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सिंपल सा है, वक्रता त्रिज्या एक ठो और बोलते हैं, अभी समझाते हैं। ठीक है। फोकस दूरी क्या होता है सर, फोकस दूरी बच्चों गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, मतलब पी और एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। समझ में आ गया, बस इतना ही परिभाषा पूछा जाता है, एक बार हम लोग रिपीट कर देते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं बहुत जल्दी से, अब कोई दिक्कत नहीं होना है। फिर से ध्रुव क्या होता है, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फिर सर ये मुख्य अक्ष क्या होता है, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर सर फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र सर क्या होता है, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग होता है वक्रता केंद्र कहते हैं, उस गोले की त्रिज्या को जिसका दर्पण एक भाग होता है वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखिए इतना अच्छे से आपको भी रट जाना चाहिए। ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, अब आइए देखिए, अगर आपको समझ में सारी चीजें आ रही हो बच्चों, कमेंट करके एकदम कमेंट देखिए आप जरूर किया करिए। देखिए मेरे पास लाइव नहीं है तो हम कैसे जान सकते हैं आपको समझ में आ रहा था, कि आगे वीडियो में अगर कुछ कमी है तो कुछ भी चीजें, और हाँ अगर आपको अगले में क्या चाहिए, मतलब आपकी भी अपनी भी राय बताइएगा, सर ये टॉपिक मेरा कमजोर है, ये मतलब, या फिर बताइएगा कि ये टॉपिक सर मेरा कमजोर है, इसको सर थोड़ा सा वीडियो इस पर ज्यादा फोकस करें, तो उस टॉपिक को हम पर्सनली वीडियो बना देंगे। जैसे यूपीएससी हम बनाएंगे फिजिक्स, उसमें केमिस्ट्री में, इसमें न्यूमेरिकल हम बनाएंगे, तो हम चाहते हैं एक बार थ्योरी समझा दे तब न्यूमेरिकल। अभी हम लोग को 5 दिन समय है, 5 दिन यार बहुत होता है, अगर एक दिन में 24 घंटा है तो 5 दिन जोड़ लीजिए, 5 × 20 और 5 × 10 = 12, हम लोगों के पास 120 घंटा बच्चों। 120 घंटा में तो आज इंसान 36 घंटा में तो बम्बई पहुंच जाता है, मतलब बॉम्बे 36 घंटा लगता है लगभग, हाँ गए नहीं है पता नहीं, तो 12 घंटा लगभग उसमें लगता है दिल्ली में। दिल्ली जैसे हम लोग गए 9 बजे चलते हैं मान लीजिए यहाँ से, तो सुबह 4 बजे पहुंच जाते हैं, 6 घंटे लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये 5, 5.5, 600 किलोमीटर है। तो सोचिए जब आप 1200-1500 किलोमीटर की दूरी अगर चल लेते हैं 120 घंटा में, तो सोचिए हम लोगों के पास कई घंटा कितना है, 120 घंटा ना, हाँ 120, और आप 36 घंटा, तो सोचिए हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, लगभग बहुत दूर पहुंच जाएंगे। इतना हम लोगों के पास समय, मान लीजिए 6 घंटा सोएंगे तब भी तो यार 14-15 घंटे हैं। पढ़ो ना, क्या दिक्कत है, खाना खाओ पढ़ो, इसमें तो कोई काम भी नहीं करता होगा, बहाना अच्छा है कि बच्चा पढ़ रहा है, चलो पढ़ रहा है। और इसमें मोबाइल भी सब दे दिए होंगे आपको, सारे बच्चों के पास मोबाइल होगा, क्योंकि इस समय आप कह देंगे कि मेरा पेपर है, अभी दे दो, पेपर बाद नहीं मिलेगा, फिर पेपर बाद हम लोग ऑफलाइन ही मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ गए इतनी सारी चीज़ें। अब हम लोग बच्चों आगे चलते हैं, एक चीज़ और यहाँ समझाते हैं, एक चीज़ और समझाते हैं जल्दी से। ये देखिए जैसे बच्चों ये हो गया P, ये हो गया ये हो गया F, समझिएगा अभी। देखिए फोकस दूरी संबंध वाला, ये PAF, यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी F, तो यहाँ से भी F, क्यों, क्योंकि ये केंद्र है, जितना दूरी यहाँ से उतना दूरी यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ F, यहाँ से यहाँ F, तो F मिलके क्या हो जाएगी, F मिलके 2F हो जाएगा सर। F और F जोड़ आता है ना, एक F 2 F, ठीक है 2F, और 2F बराबर क्या होता है, R को ही हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, यही होता है वक्रता त्रिज्या। क्या R बराबर क्या पढ़े 2F, R बराबर क्या पढ़े 2F, तो F बराबर सर F बराबर R/2, यही तो संबंध होता है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस। सर इतना आसान है, हाँ बच्चों इतना आसान है, कोई बताया ही नहीं, अब तो बता रहे हैं, देख लीजिए। अभी तो आप रटते थे सर, हम इसको याद करते थे, R बराबर 2F, R बराबर 2F, R बराबर 2F, F बराबर R/2R। अब कहाँ रटना है, क्यों रटेंगे भैया, हम नहीं रटेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, F हो गया। P से क्या बोले, मुख्य अक्ष ध्रुव तथा गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जब इसके बीच की दूरी फोकस दूरी कहते हैं, सर केंद्र तो यहाँ है, इसका मतलब एक F और एक बराबर दूरी होगा, जब बराबर होगा तो 2F हो गया, और जब 2F तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेकिन मिलाने वाली रेखा को, एक बच्चा बोल रहा है रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं, लेकिन जो बीच की दूरी होगी उसे वक्रता त्रिज्या। और इधर 2F, तो R बराबर कितना, मतलब ये 2F R के बराबर है, तो R बराबर 2F, यही तो लिखे हैं। और जब F बराबर R/2, यही तो सवाल देता है, बोलता है सुन, अभी आज जब 2 मिलेगा आपको 27 को,
बोलेगा किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उस दर्पण की फोकस दूरी बताओ। एफ निकालो, आर दे दिया, एफ निकालो तो एफ बराबर r/2 आप निकाल लेंगे। आर का मान 30/2 बराबर कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। सर इतना आसान, एक नंबर मिल गया, सही में बिल्कुल मिल गया। देख रहे हैं ना, सिंपल सा तो है यार। न्यूमेरिकल भी बहुत कठिन है, अभी न्यूमेरिकल कराएंगे फिर देखिएगा एकदम। अभी तो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, पहले हम लोग पूरा बेस तो बना लें। ऐसे थोड़ी नहीं एक बार न्यूमेरिकल ऐसे ही लाए करा दिया, नहीं, एक एक चीज कंसेप्ट से कुछ कंफ्यूजन नहीं रखना है बच्चों। मेरा मतलब एकदम सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, सारी चीजें एकदम ठीक है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं एक बार सारी चीजों को। यहाँ क्या क्या लिखा जल्दी से आप नोट कर लीजिए, बाकी पीडीएफ तो हम डालेंगे। दर्पण से कुछ परिभाषाएं ये देखिए, दर्पण का ध्रुव, मुख्य फोकस अथवा फोकस, वक्रता केंद्र, मुख्य सीपी, सी वक्रता केंद्र, सब पहचानिए, अभी न्यूमेरिकल में सब काम आएगा। यह फोकस दूरी, आर वक्रता त्रिज्या, और ये आपका दर्पण का उदाहरण, ये सारी चीजें हो गया ठीक है। अब इसकी परिभाषा हम लोग नहीं लिखे हैं यहाँ पे। दर्पण की वक्रता त्रिज्या था फोकस दूरी में संबंध हम बता दिए। यह क्या बताए हैं, एफ बराबर r/2, ये संबंध है, जल्दी से नोट कर लीजिए ठीक है। संबंध हम यहाँ लिखे भी हैं, ये लिखा हुआ है संबंध, आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। आप पता नहीं क्या क्या करते हैं ये ठीक है, नोट कर लीजिए सही है। एफ बराबर r/2। समतल दर्पण को हम ये बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव बड़ा बार पूछा गया, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हाफ ईयरली में हर जगह पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जल्दी से नोट करो। कल अच्छा एक ठो हाईलाइटर लाते हैं ठीक है। ये अनंत और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत क्यों होती है नहीं बताएं, क्योंकि अब समय नहीं है हमारे पास, इसको हम लोग क्लास में अच्छे से बताए हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। बार बार हम बोल रहे हैं, जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, समतल दर्पण फोकस दूरी अनंत होती है। चलिए पता चल गया, आगे चलें ठीक है। अब हम लोग यहां तक हो गया वक्रता संबंध, अवतल तथा प्रतिबिंब खींचने के नियम। आइए हम लोग जल्दी से प्रतिबिंब खींच लेते हैं, एक ही वीडियो में हम सारा नियम बता देंगे, एक ही लिखने का तरीका बता देंगे, आपको बार बार का हम कबाहट नहीं रखेंगे ठीक है ना। सब कुछ एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट की वीडियो, 1 घंटा से कम की होगी बस, ये है, भले 54 मिनट को 59 मिनट को, लेकिन 1 घंटा से कम होगा, पूरे टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आइए प्रतिबिंब खींचने के नियम, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रतिबिंब खींचने के नियम। प्रतिबिंब खींचने के नियम हेडिंग डालिए। आइए समझिए, सबसे पहला बच्चों अवतल दर्पण, कुछ नहीं, पहले हम लोग अवतल दर्पण की बात करते हैं, समझिएगा। पहले सबसे पहले प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम है, मोटा मोटा समझिएगा कैसे कैसे। पहला अवतल दर्पण, ये ऐसे समझिएगा। जो बच्चे कुछ नहीं समझे जाने हैं ना, 4 नंबर बच्चों आएगा, या तो फिर न्यूमेरिकल देगा तब भी उसमें दे देगा अच्छा नंबर में, तो 4 नंबर इसका मिलेगा, 2 नंबर न्यूमेरिकल का, या फिर डायरेक्ट केवल ये दे देगा कि जब वस्तु वक्रता अनंत पर रखिए तो उसका प्रतिकिरण आरेख खींचिए। कहाँ से खींचेंगे, आएगा तभी तो, समझ लीजिए, एक ही में पूरा समझा देंगे, बस 4 मिनट लगेगा बस, समझिए। अवतल दर्पण बन गया। अब समझिए, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात हमेशा और हमेशा फोकस से ही निकलेगी, हमेशा 100%, कभी बदल ही नहीं सकता। नियम नंबर 1 खत्म हो गया। फिर से सुनिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है बच्चों, ये नियम नंबर 1। प्रतिबिंब कहेंगे सर उत्तल का भी थोड़ा सा बता दीजिए, अवतल तो आप बहुत अच्छे से बता देते हैं, उत्तल के बारे में नहीं बताते। देखिए उत्तल भी, ये देखिएगा उत्तल ये अंदर पालिश हो गया, जब पालिश अंदर तो इनका सारा क्रियाकलाप बाहर से होगा, भैया पालिश है आज नहीं आ सकते, चलो इधर से, तो ये आएगा कहेगा कहाँ जा रहे हो, पालिश है, कहेगा इधर, हम चलो हम इधर चले जाएंगे, तो कोई बात नहीं। ये भी तो ऐसे ही हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। सर फोकस कहाँ है, अरे फोकस तो यही है, फोकस यही है, सामने रहेगा और क्या, इधर वक्रता के तो अलग हुई। अब ये जाती हुई प्रतीत होती है, क्यों, क्योंकि उत्तल बताए तो थे प्रतीत होगी, उत्तल मतलब प्रतीत होगी, अवतल मतलब सीधे जाएगी, वास्तविक जाएगी, लेकिन फिर भी तो जा रही है इधर ना। अब ये ऐसा डाट डाट दिखा देंगे, ऐसा जाती हुई दिखेगी, रियल में नहीं जाएगी, दिखेगी, सारी कंडीशन वही है। पहला नियम खत्म, दूसरा आते हैं। दूसरा नियम बच्चों ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण जब मुख्य फोकस से ही सर अगर होकर जाए तो क्या होगा। अभी तक तो क्या होता था, जब मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती थी तो परावर्तन के पास मुख्य फोकस से निकल जाती थी, ठीक है। किसी भी नियम को बनाने, किरण आरेख बनाने के लिए 2 किरणों का होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी, मतलब 2 नियम के बिना नहीं होते तो 3 नियम है, लेकिन तीनों में कोई ना कोई 2 से ही कोई ना कोई आपका किरण आरेख खींच सकते हैं, नहीं तो नहीं खींच पाएंगे। समझिए,
नियम नंबर 3 हम क्या बता रहे हैं, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से होकर मुख्य फोकस से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। खत्म नियम। दूसरा नियम फिर से सुनिए, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसे आएगी तैसे निकल जाएगी। सर यही बात हमको उत्तल में भी समझा दीजिए। बिल्कुल बच्चों, आप जो कहते हैं हम जरूर समझाते हैं, आपकी बात हम दिल से सुन लेते हैं। ये नियम क्या होगा, ये नियम होगा कि ये बच्चों फोकस से होकर आएगी और यहाँ से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो सर यहाँ भी तो जाती हुई प्रतीक दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी, वही तो कर रहे हैं। देखिए यहाँ भी आ रही थी, यहाँ भी आ रही थी, आगे नहीं जा सकती तो क्या होगी, लौट जाएगी। ये हो गया नियम नंबर 2। समझ में आया। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर लौट जाती है। अब जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम बड़ा आसान नियम है, ये तो बड़ा आसान नियम है सर जी। ये तीसरा नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो ये परावर्तन के पश्चात पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसको कहीं आने जाने की जगह नहीं मिलता। बोला जैसे रास्ता से आए हो वैसे सीधे चले जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई भी काम नहीं है। तो ये बच्चों सिंपल वाली नियम है। ये अपना जैसे आती है अपना समूह लेकर लौट जाती है। जाओ भाई नहीं काम है तो हम चले जा रहे हैं, बिल्कुल चली गई। अब यहाँ क्या होता है, सेम यही चीज यहाँ भी होता है। ये ऐसे ही आएगी और आने के बाद फिर सीधे क्या होगी, लौट जाएगी। ये ऐसे डाट डाट दिखा देंगे। यही तो है, उत्तल में हो गया है, अवतल में हो गया। बस बच्चों इतना ही था, खत्म हो गया। प्रतिबिंब खींचने के नियम यही है। सर इतना जल्दी, ये तो नियम है, 3 नियम है। कैसे कैसे किरण आरेख बनाएंगे, ठीक है। ये बहुत जगह कोई पढ़ाता ही नहीं है, सीधे शुरू करते हैं। लिखो जब वस्तु अनंत पर रखी, अरे रखी कैसे हो, आया किरण कहाँ से, कैसे में सब चीजें पता तो होनी चाहिए। लीजिए पता हो गया, ऐसे होता है। समझ गए ना सारी चीजें। जब ये समांतर जाएगी तो ये फोकस से होकर, और जब फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा जब ये आएगी तो वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से वापस लौट जाएगी। 3 नियम होते हैं, 2 हमेशा लिए। कोई भी किरण आरेख खींचने के लिए 2 नियम लगेंगे, या ये दोनों लगेंगे या ये दोनों, या कोई ना कोई 2 लगेगा। बिना 2 के किरण आरेख नहीं बन सकता, ठीक है। पहला नियम हम लोग ये पहले हम लोग एक बार पूरा मोटा मोटा समझ लेते हैं, फिर हम लोग एक एक को समझेंगे। जैसे नियम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। जब वस्तु, देखिए जब वस्तु हमारा अनंत पे रखा हो, बच्चों समझिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। इसके हम 60 वीडियो भी डाल चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं जाके। देखिए जब हमारी वस्तु अनंत पे रखा होगा, देखिए कितनी चीजें होती, एक तो फोकस होता है, एक वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पोल होता है, बस इतना ही होता है ना, इतना ही होता है। समझिए जब आपकी वस्तु अनंत पे रखा होगा, इनफाइनाइट पे रखा होगा, तब बच्चों इधर से जब चलेंगे सबसे पहले फोकस मिलेगा, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना फोकस पे बनेगा। नियम नंबर 1 ध्यान रखिएगा, जब वस्तु अनंत पे रखी होगी तो उसकी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, फोकस पे ही बनेगा। मतलब उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, सबसे पहले फोकस मिलता है, फोकस बनेगा। कैसा बनेगा, जब भी उत्तल दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों ना, हमेशा वास्तविक बनेगा। कैसा, क्योंकि ये दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है, वास्तविक बनेगा। और उल्टा तो बन ही रहा है, देख रहे हैं उल्टा बन रहा है। और कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा, वस्तु से बहुत छोटा। कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा। सर ऐसा क्यों, छोटा बहुत छोटा क्यों बनेगा, क्योंकि बिंदु आकार का बहुत दूरी पर वस्तु रखी है, बहुत दूर वस्तु रखी है। तो जब वस्तु बहुत दूर रखी जाएगी तो प्रतिबिंब भी तो बहुत दूर बनेगा। बिल्कुल सर, प्रतिबिंब दूर बनेगा तो इसका मतलब है, तो सर दूर बनेगा तो बहुत छोटा बनेगा, बिल्कुल छोटा बनेगा, क्योंकि वस्तु ही इतनी दूर रखी है। इनफाइनाइट मतलब जहां तक आपको न दिखी, पता नहीं कहां रखी है। तो इसका मतलब जब वस्तु बहुत दूर रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी बहुत दूर बनेगा। मतलब फोकस पे भले बनेगा लेकिन बहुत छोटा सा, इतना बड़ा सा बनेगा, इतना बड़ा सा एकदम, ठीक है। वास्तविक बनेगा, इसके सामने है। उल्टा बनेगा क्योंकि ये उल्टा है, और ये वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। ये बच्चों इसकी प्रकृति हो जाती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सही है, पहला नियम। लेकिन सर इसमें तो 6 नियम हमारे सर बताए हैं। अरे आपके सर बताए हैं तो अब हम भी तो 6 नियम बताने वाले हैं। समझ लीजिए, एक ही पूरा समझ लीजिएगा। देखिए दूसरा कंडीशन, जब वस्तु कुछ बच्चों को स्पीड लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड यार पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हैं, पूरे साल पढ़ लिए हैं यार, पूरा साल पढ़ लिए हैं। बताइए 300 कितना 61 दिन पढ़ लिए हैं, 5 दिन मेरे साथ पढ़ रहे हैं। करें तेज पढ़ा रहे हैं सर, तेज नहीं पढ़ा रहे हैं। आप धीरे कर लो, 0.75 कर लो ना, तेज है तो और कम कर लो। ऐसे पढ़ाएंगे, वास्तविक ऐसे बोला जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरा नियम बच्चों क्या होता है, जब वस्तु इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, ये बोलेगा तुम मेरे पास आ रहे हो तो हम भी तुम्हारे पास आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। ये इधर बढ़ता जाएगा तो ये भी बेचारा इधर चला आता जाएगा। ये दोनों कहाँ मिलेंगे, अरे केंद्र पर तो मिलेंगे, केंद्र है तो केंद्र पर मिलेंगे। दोनों लोग कहते हैं ना चलो आप उधर से आओ हम भी आएंगे, चौराहे पर मिलते हैं। तो ये चौराहा है, इनका केंद्र है, जितना इधर से उतना इधर से, ये चौराहा है, यही दोनों मिलेंगे। अब देखिए जब वस्तु इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होगी तो ये भी थोड़ा खसक के यहाँ आएगा। ये अपना वक्रता केंद्र था फोकस के बीच में प्रतिबिंब आ जाएगा। कहाँ जाएगा, इसके बीच में। सही है।
अब ये दूसरी कंडीशन सेम वही चीज, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, बहुत छोटा नहीं, अब केवल छोटा बोलेंगे। तीसरा कंडीशन, जब वस्तु, ये पिछले साल आया था, इस साल इस साल कौन आएगा ये बताएंगे, छठवां वाला लास्ट वाला आएगा, देखिएगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब, अरे सर जी यहीं तो, इसके बाद ये गया तो इसके बाद यहीं तो आएगा तीसरा नंबर, ये तीसरा हो गया। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, लेकिन कैसा, वास्तविक, बिल्कुल वास्तविक, क्योंकि सामने उल्टा, बिल्कुल उल्टा, वस्तु से छोटा, ना छोटा नहीं, अब बराबर, क्योंकि वस्तु वक्रता केंद्र पर जब बीचों बीच होगा तो वस्तु क्या होगा, बराबर, जितना दूरी यहाँ तो उतना दूरी यहाँ, बराबर ना है, सेंटर में आ गए ना दोनों लोग, बराबर बराबर, ये होता है, वही सारी चीज, बस ये एक कंडीशन के बराबर। अगला, जब वस्तु आपकी वक्रता केंद्र था फोकस के बीच में, तो ये बोलेगा अब हम आगे जा रहे हैं, तुम इधर जाओ हम आगे जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अनंत था वक्रता केंद्र के बीच में, कैसा, वास्तविक होगा, बिल्कुल उल्टा होगा, बिल्कुल वो छोटा ना होगा। अब यहां तक तो बराबर, अब ये बड़ा होता जाएगा, क्या होगा, अब ये बड़ा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, अब बड़ा। अगला, जब वस्तु फोकस पे रखी होगी, ठीक है, तो वस्तु तो प्रतिबिंब अनंत पे, क्योंकि जब ये अनंत पे वस्तु था तो प्रतिबिंब फोकस पे, और जब वस्तु फोकस पे तो प्रतिबिंब कहाँ पे, अनंत पे, कैसा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत दूर हो गया ना, अब बहुत दिखेगा नहीं, पता नहीं कितना बड़ा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ये हो गया। अब लास्ट कंडीशन जो वेरी 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 बहुत महत्वपूर्ण है, इस साल यही आ सकता है, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी होगी, ये जरूर आएगा बच्चों। जब वस्तु ध्रुव फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा, वस्तु छोटा नहीं बनेगा, सब कंडीशन ही फेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये इसके पीछे प्रतिबिंब बनेगा, और जब पीछे बनेगा तो वास्तविक नहीं बनेगा, अब आभासी बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा, अब सीधा बनेगा, और अब छोटा नहीं बनेगा, अब बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि वो हमको दिखेगा नहीं, पता नहीं कहाँ बन रहा है, बहुत पीछे बन रहा है, ठीक है, ये कंडीशन है, 6 कंडीशन है सारी चीजें, ठीक है ना, समझ गया ना इतना सारी चीजें। अब देखिएगा इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं बचा है, बस चिन्ह परिपाटी, रेखीय आवर्धन, उत्तल दर्पण का उपयोग, फिर खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग मजे से इतना पढ़ लिए, फिर हम लोग अगले वीडियो में अगला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए इसमें पूरा कंडीशन एक बार हम बना देते हैं, फिर समझाते हैं। पहला नंबर, जब वस्तु, हमारा हेडिंग डालेंगे जल्दी, जब वस्तु, पीडीएफ सब दे देंगे, जब वस्तु अनंत पे रखी होगी, पहला नंबर, जब वस्तु अनंत पे रखी होगी, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका यफ, यहाँ पे आपको वक्रता केंद्र, देखिए जब वस्तु अनंत पे रखी होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, परावर्तन, जब ऐसे जाती है प्रकाश की किरण, पहले बता चुके, जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस, स्पीड बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग जल्दी में कवर करेंगे, अब पढ़ा समझा दिए पूरा। तो जब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से सर्जी होकर चली जाती है, बता तो दिया है, लेकिन एक किरण और लगे, क्योंकि बिना 2 किरण नहीं बना पाएंगे, तो दूसरी वाली क्या, तो दूसरी वाली कौन सा, दूसरी वाली बताइए जल्दी जल्दी, ये फिर से जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, लेकिन आप बताएं जब सर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन को मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, यही तो बताए थे, ठीक है, ये देखिए अभी भी देख लीजिए, ये बताए तो हैं, ये देखिए जाती है तो मुख्य फोकस इसके समांतर, यही है, ठीक है, ये ऐसे गए, इसे निकल गए, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ बन रहा है, दोनों जहां काटेंगे वहीं क्या बनेगा, वही, यही तो बताए थे अभी, जब अनंत पे रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, और वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा, ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या बताए थे, समझिएगा जल्दी जल्दी, ये दूसरा कंडीशन बताए थे, जब आपका कहाँ ये एफ हो गया, ये सी हो गया, और ये क्या हो गया, इनफाइनाइट और सी के बीच में रखा होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है, निकल गई, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, लेकिन सर आप तो बताए थे जब वक्रता केंद्र से जाएगी तो वक्रता केंद्र से ही लौटेगी, बिल्कुल आप भी तो वही बता रहे हैं, दूसरी किरण जब वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो पुनः परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर निकल जाती है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जहां दोनों काटेंगे वहीं प्रतिबिंब बनेगा, कैसा, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनेगा, बात समझ रहे हैं ना। आइए एक बार हम लोग अच्छे से एक ठो बना के आपको समझा देते हैं, फिर हम लोग सीधे आगे चलते हैं, बाकी चीजें सब एकदम ठीक है। ये वाला हम अच्छे से थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, चित्र को बना करके एक अच्छे से आप समझ लीजिए, हम लिखने का पूरा तरीका सिखा देते हैं, कैसे कैसे लिखना है, इसी तरीके से आपको पूरा अपना बना लेना है। ये P, ये बच्चों हो जाएगा F, ये हो जाएगा C। जब हमारा वस्तु इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में रखा होगा, तो बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है, ठीक है सर आप बताए हैं, लेकिन दूसरी किरण सर बताए हैं कि ये वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात, ये यहाँ तक बनेगा, परावर्तन के पश्चात पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, ये भी बताएं। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर आपस में एक दूसरे काटेंगी वहीं उसका प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक, क्योंकि इसके सामने है, वास्तविक उल्टा बनेगा, देख भी रहे हैं, और छोटा बनेगा क्योंकि अभी ये बड़ी है और ये आपका छोटा है, यहाँ होने के बाद बराबर हो जाएगा। तो कैसे लिखना है एक बार मेरे साथ बच्चों बोल दीजिए, हम पूरा समझा देते हैं, फिर मजा आ जाएगा। जब वस्तु मुख्य अक्ष पर
जब वस्तु मुख्य अक्ष पर अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो। बिल्कुल बुक का नहीं रटना है, बुक का रटेंगे बिल्कुल बहुत खराब नंबर मिलेगा। जब आप जो हम समझा रहे हैं अपने भाषा में, बच्चों साइंस को अपने भाषा में लिखना सीखो यार, बहुत मजा आएगा। जब वस्तु इनफाइनाइट तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी होगी, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो तो आप इसका नाम ओ डैश दे सकते हैं और बच्चों आप इसका नाम आई डैश। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होता है, अभी बता चुके हैं अंग्रेजी वाला, और इमेज मतलब प्रतिबिंब होता है। तो जब वस्तु किसी मुख्य अक्ष की रेखा पर, जब वस्तु इनफाइनाइट अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, वस्तु की बात करेगा तो ब्रैकेट में ओ डैश लिख देंगे। ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। किरण मतलब ओ डैश ए लिख लेंगे और इसको हम ओ डैश बी मान लेंगे, तथा दूसरी किरण ओ डैश बी, ब्रैकेट में किरण की बात करेंगे तुरंत ओ डैश बी क्या होता है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ये दोनों किरणें आपस में जिस बिंदु पर काटती हैं उसका प्रतिबिंब आई डैश बनता है। प्रकृति की बात करेगा, प्रकृति नीचे हेडिंग डाल के लिख देंगे, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। खत्म हो गया बच्चों। ऐसे ही हम लोग सारी चीजें बना लेंगे। ये आपका होता है किरण आरेख। ठीक है। अब हम लोग बच्चों बात कर लेते हैं। अब हम लोग सारा पीडीएफ मेरे पास बच्चों बन के रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये आप देख सकते हैं सारा पीडीएफ है। अगर आपको कोई भी किरण आरेख चाहिए तो हम आपको दे देंगे। ठीक है ना। ये देखिए सारा किरण आरेख हम बना दिए हैं, सब कुछ बना के रखे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 6वां नंबर है जो इस साल आने वाला है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहद महत्वपूर्ण है। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी होगी यही बनेगा। ये देखिए ऐसे आपको हिंदी लिखना है। ध्रुव तथा फोकस के बीच रखे हो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है और ये अभिलंब अपरावर्तित उसी मार्ग में लौट आती। दोनों किरणें दर्पण के पीछे आती हुई प्रतीक का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी सीधा वस्तु से बहुत बड़ा। ये जो चीज बताएं वही चीज है। ठीक है ना। तो ये सारी अगर आपको चाहिए पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, कोई परेशान होने की बात नहीं, बस समझना है समझ लीजिए। आइए हम लोग अब सीधे अपने आगे चलते हैं बच्चों। दूरियां चनापनिक चिन्ह परिपाटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बस 10 मिनट हम लोगों के पास और है, 10 मिनट में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। परिपाटी के बाद सीधे हम लोग आ जाएंगे रेखीय आवर्धन, फिर हम लोग उपयोग पढ़ लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। समझिए परिपाटी में बच्चों क्या होता है, मेरी बात समझिए बहुत अच्छे से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, 6 नंबर में भी पूछ सकता है, 4 नंबर में भी। दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी समझिएगा। अब देखिए चिन्ह परिपाटी अगर हम बात करें तो यहाँ बच्चों हमारा हो जाता है एफ, यहाँ हो जाता है सी। ये बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। कितना भी समय लग जाए 10 मिनट 15 मिनट, इसको हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें हम लोग कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, जो महत्वपूर्ण है। देखिए अब हम आपको बता चुके हैं यहाँ से यहाँ की दूरी बच्चों कितना होता है, एफ होता है। अब हम बात करें हैं सी और यहाँ के बीच की दूरी कितना होता है, आर होता है। बिल्कुल सही बात है, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन सर आप ये बताइए, मान लीजिए यहाँ हमारी कोई वस्तु रखी होगी, यहाँ मान लीजिए कोई वस्तु रखी होगी, तो सर वस्तु जब यहाँ रखी होगी तो ये वस्तु से और आप ध्रुव की दूरी क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं यू। लेकिन सर मान लीजिए यहाँ कोई इमेज बन रहा है प्रतिबिंब, तो बच्चों हम इसको बोलेंगे वी। क्या बोलेंगे, वी। इसीलिए जो हमारा यफ होता है उसको बोला जाता है दर्पण के ध्रुव से कहाँ की दूरी, फोकस की दूरी। दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी यफ हो जाता है। जो वी होता है ये बोला जाता है दर्पण के ध्रुव से, वी मतलब प्रतिबिंब की दूरी। क्या बोला जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी। सर यू को क्या बोलेंगे, यू को बोलेंगे बच्चों दर्पण के ध्रुव से, बहुत अच्छे से नहीं लिख रहे हैं, वस्तु की दूरी। बस आपको समझाने के लिए क्यों लिख रहे हैं, बस ये होता है। सर आर दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण भी चिन्ह पूरा बताते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ये बच्चों बस इतना ही है। यहां से यहां तक क्या हो गया, यफ ध्रुव तथा फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी। अब बच्चों यहां भी जो हमने बताया था, ये देखिए इमेज रखा हुआ है सी और एफ के बीच में, यहां भी सी और एफ की इमेज ले लिए। तो दर्पण के ध्रुव से ये यहाँ तक के बीच की दूरी क्या बोलेंगे, इसको जहाँ इमेज है वी बोलेंगे। और जहाँ वस्तु रखी होती है तो ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखते हैं, न्यूमेरिकल में यही है और न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है। ये जो पहचानना सीख गया, न्यूमेरिकल समझ लो खत्म हो गया, और न्यूमेरिकल में कुछ दम नहीं है। अभी जब साइन बता देंगे वही बस है, बाकी ये है बस मेन पहला पहचानना। जब बात करेगा कोई वस्तु 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, सुनिएगा, और दूरी को बच्चों कभी कभी बिंब के नाम से देखा, एनसीईआरटी में दूरी को बिंब बोला जाता है। कोई वस्तु दर्पण के ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तुरंत आप बोलेंगे अच्छा यू बराबर तुम 20 बोल रहे हो, चलो कोई बात नहीं, हमको सर बताएं तो पहचान लिए तुमको। फिर बोलेगा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तथा उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी बनता है। अच्छा प्रतिबिंब की बात कर रहे हो, मतलब तुम बी बोल रहे हो, तो वी बराबर 10 सेंटीमीटर। दर्पण से
दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, तुम एफ निकालने की बात कर रहे हो, कोई बात नहीं, इतना ही बस है बच्चों। पहचानना जिस दिन सीख जाओगे मजा आ जाएगा। जैसे पहचानना आपको सिखाते हैं जल्दी से, एक क्वेश्चन जैसे आप पहचानना सिखाते हैं, ये देखिए बोला है जल्दी से, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20, अरे ये तो आर ही दे दिया, वक्रता त्रिज्या आर 20 दे दिया। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, अच्छा मतलब तुम यू बोल रहे हो, दूरी की बात कर रहे हो ना, यू हम समझ गए। अब दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब वी निकालना है, कोई बात नहीं। देखिए अब आप बताइए, वक्रता त्रिज्या दिया है, दूरी दिया है, ये दिया, अभी न्यूमेरिकल कराएंगे, बस आपको दिखा रहे हैं कैसे आपको सीखना है, कैसे आप पहचानेंगे। एक तो और देख लेते हैं, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 दिया, अच्छा आर दिए हो, ये अभी लंबी वाली दूसरी है, ये दूसरा टाइप है। चलिए अभी लोग न्यूमेरिकल सब बस ये है, आप पहचानना बच्चों सीख जाइए बस। जब बोलेगा ध्रुव से फोकस की दूरी, तुरंत एफ लिख लेंगे। बोलेगा प्रतिबिंब जैसे दिखा, तुरंत वी। जैसे वस्तु की दूरी या बिंब दिखा, तुरंत क्या बोलेंगे, यू। जैसे वक्रता त्रिज्या दिखा, तुरंत क्या बोलेंगे, आर। खत्म हो गया। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण इतना आसान है। कक्षा 10 बताइए, कक्षा 9 क्या होता है, एक चैप्टर में 10 सवाल, मतलब 10 फार्मूले, 20 फार्मूले। कक्षा 10 में एक चैप्टर में सर एक ही फार्मूला, इसी में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इतना आसान है, बताओ इससे ज्यादा क्या सिंपल हो सकता है यार। आसान है ना, बहुत आसान है। तब भी तो आपको कठिन लग रहा है, नहीं अब कठिन नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि यार आप बताइए, आप सुपर साइंस पढ़ के और अगर आप साइंस का कठिन लगे तो फिर मतलब क्या हुआ, कोई मतलब नहीं, फिर बेकार है ना। सही है, चीजें समझ गए। अब हम लोग आगे बात करते हैं सीधे चिन्ह परिपाटी की, कैसे हम लोग चिन्ह देखेंगे। बहुत समस्या होती है बच्चों को चिन्ह में, इतना समस्या होती है कि हम कुछ बता नहीं सकते। सीधे हम लोग बताते हैं, चिन्ह पे आते हैं। आइए जल्दी से, बस 5 मिनट की बात है, चिन्ह हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। देखिएगा, ये हो गया, ये हो गया एफ। देखिए बच्चों, अब इसमें कितनी कंडीशन बनती है, यहाँ पे ना कुछ टीचर बता देते हैं, लिख लो अवतल दर्पण में सब ऋणात्मक होता है, लिख लो सब ऋणात्मक होता है। नहीं, गलत। अभी सब ऋणात्मक कैसे होगा मैं दिखाता हूं। आप यहां लिखेंगे बाईं ओर वास्तविक प्रतिबिंब। क्या लिखेंगे, बाईं ओर वास्तविक प्रतिबिंब। समझिए सारी चीजें हम क्यों ऐसे बता रहे हैं, सब कुछ कंसेप्ट क्लियर। रटाने वाला कोई काम नहीं है मेरे यहाँ, रटना हो तो और कहीं जा सकते हो, यहां समझना है तो समझना है सारी चीजें। कैसे आता है, बिल्कुल लॉजिक से। बाईं ओर वास्तविक प्रतिबिंब, बाईं ओर मतलब 1 2 3 4 5, अभी 5 तो बाईं ओर बनता था, छठवां वाला तो दाहिनी ओर न बनता था, तो फिर छठवां वाले लिख लेंगे दाईं ओर, दाईं ओर आभासी। क्या हो जाएगा, दाईं ओर आभासी। ये है सर, दायां बायां क्या बता रहे हैं, देखो समझो बात को। ये देखिए, जब हम इधर चलेंगे तो इसका मतलब आपतित किरण की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। जब हम इधर चलेंगे तो आपतित किरण की विपरीत, तो आती कैसे, ऐसे आती, ये आती है, आपतित किरण की दिशा में चल रहे हैं। सॉरी, जब हम इधर चलेंगे आपतित किरण की दिशा में चल रहे हैं, आपतित किरण की दिशा में जब इधर चलेंगे। और जब इस तरफ बच्चों चलेंगे, इस तरफ जब ऐसे इसका मुंह घूमेगा, इधर जा रहा है, तो आपतित किरण की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। और आपको पता है, हर किसी को पता है, जब कोई चीज हम उसी दिशा में जाते हैं तो हम क्या चिन्ह लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। सही बात है सर। और जब हम उल्टा चलते हैं तो क्या लेते हैं, निगेटिव। कहते हैं ना तुम निगेटिव आदमी तो उल्टा चल रहे हो, तो उसका मतलब निगेटिव। और जब हम उसी दिशा में चलते हैं तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव। बस बात खत्म हो गया, बात यहीं पे खत्म हो गया। तो इसका मतलब जो भी सर हम इधर चलेंगे, जो भी हम इधर चलेंगे तो सब निगेटिव ले लेंगे, जो भी विपरीत में चलेंगे सब निगेटिव ले लेंगे, लेकिन जो इधर चलेंगे सब पॉजिटिव। तो अवतल दर्पण में इधर क्या चलते थे सर, इधर एक ही कंडीशन में चलते थे, वही छठवीं वाली। कौन सी, छठवीं वाली, जब हमारी वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखा रहता था, वही चलते थे। इसका मतलब बच्चों, अवतल दर्पण में केवल एक ऋणात्मक होगा बस। कौन वाला, छठवां वाला ऋणात्मक हो जाएगा बस। छठवां वाला वी का मान केवल ऋणात्मक हो जाएगा, सॉरी धनात्मक हो जाएगा। छठवां आभासी वाला, लास्ट वाला धनात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक नहीं। बाकी 5 आंख बंद करके ऋणात्मक हो जाएगा। और यही न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। अब बच्चों को रटा दिया जाता है, बता दिया जाता है, लिख याद कर लो, अवतल में सब ऋणात्मक, कुछ भी आ जाएगा, सब तीनों ऋणात्मक, और उत्तल में केवल यू का मान ऋणात्मक। बच्चे बेचारे रट के चले जाते हैं, इतने मासूम बच्चे होते हैं मेरे प्यारे, आप सब इतने अच्छे बच्चे हैं। और आपके 6 नंबर बच्चों फिल्म चला जाता है, जब रिजल्ट आता है तो आप सोच जोड़ के आते हैं 65 नंबर, जब रिजल्ट आता है बच्चों तो 60 नंबर। बहुत तकलीफ होती है, हम नहीं चाहते ये तकलीफ आपको मेरे रहते हुए देखना पड़े। अब आपका कुछ भी नहीं करना चाहिए, एक एक पॉइंट, भले हम लोगों के पास टाइम कम है, जो पढ़ेंगे जबरदस्त पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे नहीं। कम से कम पेपर में ये आएगा तो आप सोचेंगे नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो पढ़े हैं उसको हमसे नहीं छोड़ना, ये हम लोगों का टारगेट है। समझ गए यहाँ तक ना, ठीक है। तो देखिए सारी चीजें। अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे कैसे चिन्ह की सर बात किए हैं, समझिए। अब हम लोग यहाँ डालते हैं अवतल, यहाँ हम डालते हैं अवतल दर्पण, और यहाँ हम डालते हैं उत्तल, यहाँ डालते हैं उत्तल, ठीक है ना, अवतल और उत्तल।
इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले यफ की। यफ मतलब फोकस की दूरी, बोलिएगा मेरे साथ। यू मतलब वस्तु की दूरी, वी मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो अवतल दर्पण में जो यफ का मान होता है ऋणात्मक, सही बात है। यू का जो मान होता है ऋणात्मक। लेकिन सर वी का मान में आपने दो कंडीशन बता दिया, कंफ्यूज हो गए हैं। कोई बात नहीं, एक ठो तो वास्तविक आप बताए हैं और एक ठो आप बताए हैं आभासी। हाँ सही बात है, वास्तविक हम जो बताए हैं वो माइनस होगा। सर कब कब? पांच कंडीशन में, पांच कंडीशन में हमेशा माइनस होगा। लेकिन बच्चों जब लास्ट वाली कंडीशन दिया रहेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? प्लस। ऐसे प्लस बनाते हैं, ये प्लस। सर कैसे जानेंगे कि लास्ट वाली कंडीशन है? सब अभी जानेंगे, बस ये बस लिखिए बस, बाकी अभी सब बताएं कैसे जानेंगे, क्या जानेंगे, उसमें अभी टेंशन नहीं लेना है। उत्तल में सर बच्चों, उत्तल में यफ का मान पॉजिटिव क्यों होता है बताते हैं। यू का मान माइनस और इसका मान क्या हो जाएगा? प्लस। ये हमेशा प्लस। तो उत्तल में केवल यू का मान ऋणात्मक होता है बच्चों, और उत्तल में, और बाकी यफ का मान पॉजिटिव और वी का मान पॉजिटिव, ये दोनों हमेशा पॉजिटिव होगा और यू का मान हमेशा निगेटिव होगा उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण में यफ यू माइनस वी भी माइनस, लेकिन केवल पांच कंडीशन में, और छठवीं वाली कंडीशन बच्चों प्लस हो जाएगा, जो कि पूछा गया था 2022 में। बच्चों का गलत हो गया था यार, बहुत बहुत तकलीफ होती, समझ लीजिए। जब बच्चे जो मेरे से नहीं पढ़े होते हैं, जब उनका गलत हो जाता है, बाद में जब हम उनसे मिलते हैं बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जो चीज़ इतना आसान है अगर आप गलत कर देते हैं बहुत खराब लगता है। जो नहीं पता कठिन है तो कठिन है, सबके लिए है, ठीक है, समझ गए ना। तो ये बच्चों देखिए, अब देखिए उत्तल की बात समझ लीजिए क्यों ये ऐसा होता है। देखिए उत्तल जो होता है बच्चों, हमेशा ये फोकस हो जाता है इधर वक्र के, तो इसका ना फोकस भी इधर ही होता है और प्रतिबिंब भी इधर ही सब बनता है। लेकिन जो वस्तु रखी जाती है उत्तल में ना, हमेशा इसके पीछे, तो इसका मतलब आपतित किरण के विपरीत दिशा में वस्तु रखी गई है, इसका मतलब यू का मान क्या हो जाएगा? निगेटिव। अब इसके दाहिनी तरफ आपतित किरण की दिशा में है, तो इसका मतलब यफ भी, फोकस भी इधर है और प्रतिबिंब भी इधर ही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। तो इसीलिए बच्चों उत्तल में ये यफ भी पॉजिटिव और वी भी पॉजिटिव, और केवल यू का मान जो बाईं तरफ रहता है विपरीत दिशा में, वही हमारा ऋणात्मक। ये कंसेप्ट होता है बच्चों, जो कि शायद ही कोई बताएगा आपको, समझ पा रहे हैं ना। ये चीजें जब आप एकदम अच्छे से डीप में जब पढ़ेंगे बच्चों, तब जाके, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं यार फिजिक्स पढ़ा जाता, फिजिक्स में बहुत लॉजिक होता है। फिजिक्स जैसा सिंपल सभी दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन नहीं आएगा अगर आप नहीं समझ पाओगे, कोई सिखाने वाला अगर नहीं मिलेगा तो इससे ज़्यादा कठिन विषय दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब इसके दर्पण और प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर डाली जाए, इसका भी पीडीएफ हम आपको दे देंगे। सारी चीजें पीडीएफ में सब लिखा हुआ है बच्चों, सारा चीजें कंसेप्ट सब लिखे हुए हैं, एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट आप ले भी सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, कोई चीज ऐसा नहीं, सब चीजें हम अपने हाथों से लिखते हैं। हम पूरा समझ लीजिए क्या बताएं, मतलब पूरा चीज हमें लिखना बहुत पसंद है, बहुत अच्छे से, ये नहीं बस ऐसे इधर उधर। कोई बच्चा किसी भी सब्जेक्ट का आप नोट्स मांगिए, मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है, कंपटीशन हो, कोई भी चीज हो, रीजनिंग, मैथ, कोई भी जीएस, सब कुछ है मेरे पास, ठीक है। पहला इसमें आप लिख लीजिएगा, ये चिन्ह परिपाटी नियम, जल्दी से 360 ले लीजिए। दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर डाली जाती हैं। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में नापी जाती हैं धनात्मक ली जाती हैं। वे दूरियां जो आपतित किरण विपरीत दिशा में नापी जाती हैं ऋणात्मक ली जाती हैं। प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ऋणात्मक। ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ भी हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है। बस बच्चों 5 मिनट की बात और है, फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब ज्यादा वीडियो बड़ी हो रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत महत्वपूर्ण भी है, बहुत कुछ इस वीडियो में आप सीखेंगे। रेखीय आवर्धन क्या होता है? देखिए बच्चों, आई होता है जिसे हम बोलते हैं प्रतिबिंब की लंबाई, क्या बोलते हैं, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रतिबिंब की लंबाई। ओ को हम बोलते हैं वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। आई की बात करें, आई मतलब प्रतिबिंब होता है, दोनों लंबाई है। आई मतलब इमेज, प्रतिबिंब। ओ मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु, और बाकी लंबाई। तो आई मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, ओ मतलब वस्तु की लंबाई। रेखीय आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन, मतलब यम बोलेंगे। देखिए अंग्रेजी पढ़ने से कितना फायदा है, यम पहला अच्छा, मैग्निफिकेशन आप रटेंगे हमसे प्रदर्शित नहीं, मैग्निफिकेशन रटिए ना, तो आपका दोनों काम हो जाएगा, इंटर के बाद वाला जो आप पढ़ना है, जो आप डरेंगे फिर। तो देखिए यम बराबर क्या होता है? आई अपान ओ। सर क्या बोलेंगे? आई मतलब बच्चों बता तो दिए, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, और बटे ओ मतलब वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। तो सर इसकी परिभाषा आप बताइए, सुनिएगा। किसी दर्पण के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को, किसी दर्पण के प्रतिबिंब की लंबाई, फिर सुनिएगा, किसी दर्पण के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात, ये लाइन अनुपात है, किसी दर्पण के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे हम यम से प्रदर्शित करते हैं, जो कि रटने में बहुत मजा आता है आपको। लिखो इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, बोलो इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, नहीं मैग्निफिकेशन, क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन, जिसे हम बोलते हैं आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन, मैग्निफिकेशन केवल आवर्धन। तो क्या हो जाएगा? यम बराबर आई अपान ओ। लेकिन सर ये बताइए,
कभी कभी इसमें तो ये तो देता है आई और ओ, ये प्रतिबिंब की लंबाई इतना है वो। और हाँ, एक ट्रिक यहाँ बताने वाले हैं बच्चों, हमेशा 99% जो 5 सेंटीमीटर वस्तु लंबी है हमेशा ओ का मान देगा, आई का मान कभी नहीं देगा। चलिए हम अब एकदम कंफर्म कर दे रहे हैं, कभी भी अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में हमेशा ओ का मान दिया रहेगा, आई, ये आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना, कोई नहीं बताएगा बच्चों, ये आपको हम ट्रिक बता रहे हैं। जो भी कभी मान दिया रहता है हमेशा ओ का मान, आई का मान हमेशा निकालना पड़ेगा। जाइए अब आपको बता दिए, अब आप गलती नहीं करोगे, ये चीज कोई बताता है, ठीक है। तो आई का मान हमेशा निकालना होगा, ओ का मान हमेशा दिया रहेगा हमेशा। अभी हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। और प्रतिबिंब मतलब वी होता है और वस्तु मतलब यू होता है बच्चों। यहाँ जब हम दर्पण की बात करेंगे, जहाँ उत्तल जहाँ अवतल वहां माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे, तो एम बराबर आई बटे ओ बराबर वी बटे यू। वेरी वेरी महत्वपूर्ण 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपको अथवा में देखने को मिलेगा 100%, या यहाँ से या आपको प्रतिरोध वाले चैप्टर से वहां से, ये जरूर देखने को 6 नंबर का मिलेगा। आप जब पेपर दिखाइएगा जरूर बताइएगा, सही है। आई प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई, ये प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, ये दोनों रहेगा, आई बराबर हो वी बटे यू। जैसे ये सर कहाँ मिलता है, ये सवाल हमको एक बार दिखाइए, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखो मेरे बच्चे, देखो एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, आप 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, ये बच्चा दिख गया 4 सेंटीमीटर, ओ का मान है, आई नहीं, ओ हमेशा ओ, हमेशा ओ, आई देगा ही नहीं, 100% नहीं देगा, लेकिन ओ का मान। एक वस्तु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर यू का मान, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए आर बराबर 40 दिया है, एफ निकाल लिए, आर बाई 2 20 हो गया। वस्तु की दूरी यू बराबर 30 दिया है, बोला वस्तु की दूरी भी माइनस प्लस कुछ नहीं, सब लोग सीखे बस दिखा रहे हैं। देखिए दर्पण से वस्तु की लंबाई ओ बराबर 4 सेंटीमीटर दिख गया ना। फिर आपको वी ज्ञात करना है और आई ज्ञात करना है। हम लोग जबरदस्त फार्मूला लगा दिए हैं, पूरा देखिए साल है। फिर आई बटे ओ बराबर माइनस वी बटे यू, सब कुछ रख दिए सीधे 8 सेंटीमीटर। 6 नंबर क्वेश्चन है, छोटा मोटा नहीं है, पूरा 6 नंबर क्वेश्चन। अभी हम लोग न्यूमेरिकल अगले पार्ट में करने वाले हैं, पूरा एकदम तूफान मचा देंगे यार इस बार, साइंस को ऐसा पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बस जुड़िए जबरदस्त एकदम, लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम। आप अपना काम बच्चों खूब करिए, हम अपना काम पूरे एकदम जी जान से कर रहे हैं। पूरा दिन पूरी रात कुछ नहीं देखना है, बस एक हफ्ते 5 दिन ऐसा पढ़ना है कि एक रिकॉर्ड कायम हो जाए, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया यहाँ तक। अब ये तो सारी चीजें हो जाएंगी ना, आगे कुछ नहीं बचा है इसमें, यही सारी चीजें हैं। अब हम लोग देखिए अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल उत्तल दर्पण के उपयोग। आइए जल्दी से लिख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग के काम आता है, बड़ा सिंपल से, जो आप दाढ़ी वगैरह बनाते हैं। डॉक्टर की किरणें छोटे अवतल दर्पण से परावर्तित करके आंख नाक, जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या होता है कि आंख नाक दांत तो छोटा होता है, अंदर अंदर देखना पड़ता है, तो बड़ी ये क्या करता है अवतल दर्पण, चीजों को फैला, मतलब फैली हुई किरणों को इकट्ठा कर देता है। और उत्तल दर्पण क्या करता है, जो आपके डायवर जो साइड में बगल मिरर लगा होता है, जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं इतने छोटे शीशे में आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो फैली हुई चीजों को इकट्ठा कर देता है, ठीक है। ये सब थोड़ा सा अंतर है। तो अवतल दर्पण नाक कान वाले जो डॉक्टर होते हैं यूज करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंप, जो आपके सेट वगैरह, क्योंकि प्रकाश को फैला देता है, तो वो आप जो छोटा सा बल्ब देख रहे हैं पूरा कमरा प्रकाश में, ये सारी चीजें मेज में अधिक क्षेत्र को प्रकाशित कर देता है। अवतल दर्पण को मोटर कार, रेलवे इंजन, स्टीमर, जो उसके सर्च लाइट मतलब सामने जो लाइट जो फोकस मारता है, ये हर जगह लगा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा बच्चों, पूछा जाता है 2 नंबर में। उत्तल दर्पण का उपयोग गली बाजार लैंप जो लगे होते हैं। उत्तल दर्पण मोटर कार के ड्राइवर जो सीट के पास में जो लगा होता है, जो बड़े बड़े ट्रक आ जाता है आपके छोटे से शीशे में, या जितनी पीछे गाड़ी हो सब शीशे में आ जाती है, फिर भी जगह बचा रहता है, ठीक है। तो ये बच्चों खत्म हो गया। ये देखिए 60 में हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं सारी चीजें महत्वपूर्ण, पूरा चैप्टर एक पेज में लिख दिए हैं। प्रकाश से ऊर्जा है, ये देखिए परावर्तन लिख दिए हैं, जब प्रकाश पालिशदार चिकने तर तक उसका परावर्तन निकल जाता है, परावर्तन के नियम है, ये सारा एक लाइन में। प्रतिबिंब देख के लिख दिए, जितना आपको पढ़ाए हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ये हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पूरा परिभाषा है, गोली दर्पण क्या होता है, दर्पण क्या होता है, संबंधित पूरी परिभाषाएं 2 पेज में आपका पूरा चैप्टर 60 में पूरा सारी चीजें। मुख्य अक्ष ये सारा, फोकस दूरी, ये फोकस तल, संबंध फोकस दूरी में। फिर हम लोग यहाँ बात करेंगे सीधे न्यूमेरिकल, ये देखिएगा, ठीक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल अभी हम आपको सब न्यूमेरिकल कराने वाले हैं, ठीक है। तो बस आज वीडियो इतना ही रखते हैं, चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, या फिर जो आपको चाहिए बच्चों कमेंट करिएगा, आपका भी कुछ देखते हैं, आपको क्या क्या चीजें कमजोर हैं तो आप जरूर बताइए, फिर उस हिसाब से आपका पूरा आपका अपना मिला के हम लोग बना के फिर सीधे अच्छे से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर ये आप वीडियो अच्छे से देखिए। उम्मीद है आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब से लाइक एकदम जबरदस्त करते रहिए। बाकी प्यार सपोर्ट आप ऐसे बनाए रखिए, हम पूरी मेहनत के लिए तैयार हैं। आप भी बच्चों, हमें उम्मीद है बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, आप सब बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं। इतना अगर मेहनत करेंगे, मेहनत बच्चों कभी खराब नहीं होती, कभी खराब नहीं होती, कभी न कभी काम में जरूर आएगी, ठीक है। थैंक यू, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।